वो बच्चा पड़ोस से आया था। अम्मी ने कढ़ाई भिजवाई है खाला। अम्मा डोंगा लेकर बावर्ची खाने में चली गईं। महानूर ने उसे देखा तो जल्दी से दौड़ती हुई बाहर आई। मुर्तज़ा, तुम मेरे बेटे हो ना? मुर्तज़ा, मेरा मुर्तज़ा। बच्चा डर गया। महानूर ने उसकी कलाई जकड़ रखी थी। बस मेरा पुत्र, नहीं रोते, नहीं रोते हैं मेरा बेटा, बस। वो और गला फाड़ फाड़ कर रोने लगा था। अम्मा जल्दी से दौड़ी दौड़ी आई थी। नूरी, छोड़ दे, ये तेरा मुर्तज़ा नहीं है, छोड़ नूरी इसे। वो हरगिज उसका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो छुड़वाने की कोशिश में बेहाल थी। बच्चा चीख चीख कर रो रहा था और महानूर अपना ही राग अलाप रही थी। शोर की आवाज़ पर बासित बाहर आया। वहाँ फसाद मचा हुआ था। महानूर, सुनो, ये वो नहीं है, मुझे उसका पता है, मेरी बात तो सुनो। महानूर को उसने पिचकारा था। उसकी गिरफ्त में बच्चे का बाजू लाल पड़ता जा रहा था। मैं तुम्हें मुर्तज़ा के पास ले जाऊंगा, इसे छोड़ दो, इसे जाने दो। उसने बमुश्किल बच्चे का हाथ छुड़वाया था। बिफरी हुई महानूर ने बासित की कलाई को चबा डाला था। तकलीफ की शिद्दत से उसका चेहरा लाल पड़ता चला गया था। वो जब्त किए उसे पिचकारता रहा। मेरा बेटा, वो चला गया, मुझे उसके पास जाना है, वो मरा नहीं है, वो वहाँ, मेरा मुर्तज़ा। हम सब चलेंगे उसके पास, बस चुप कर जाओ, सब ठीक है, बस। वो होले होले धीमे लहजे में कहता चला जा रहा था। वो उसके बाजुओं में झूल गई थी। बस रोना नहीं, बस। अब्बास ने हलीमा से वो पैकेट लिया था। वैसे तो मुर्तज़ा की सारी तस्वीरें आदिल साई ने फाड़ दी थी या जला दी थी। ये 2 तस्वीरें मुझे बड़ी मुश्किल से मिली हैं। बहुत शुक्रिया खाला। शुक्रिया की बात नहीं है, बस अल्लाह उसकी और तेरी मुश्किलें आसान करे और ये जो इल्ज़ाम है ना, ये सबके सामने झूठे साबित हो जाएं। वो चली गई तो अब्बास अपने कमरे में आया था। उसने लिफाफा खोला और वो तस्वीर निकाली थी। उन्हें लिए वो टेबल तक आया था जहां उसामा की तस्वीर पड़ी थी। उसने 2 तस्वीर को बराबर करके सामने रखा। मुर्तज़ा वाली तस्वीर उम्र में छोटे बच्चे की थी। रंगत में भी ज़रा सा फ़र्क था, लेकिन दोनों में हद दर्जा मुशाबहत भी थी। दोनों तस्वीर में बच्चे के बाएं गाल पर नाक के पास निशान था और माथे पर आंख से ज़रा ऊपर थोड़ा सा तिल था। वो बहुत देर तक बेयकीन खड़ा उन तस्वीर को देखता रहा। तो आदिल मकसूद, ये तुम्हारी एक साजिश है। मुझे नहीं पता इसमें और कौन कौन शामिल था, लेकिन मुझे कसम है अपने खुदा की, मैं तुम्हें झूठा साबित करके रहूँगा। वो मजबूत लहजे में बोलता चला गया था। महानूर को वो बड़ी सी तीतरी नज़र आ गई थी। अब वो बच्चों की तरह तालियां बजाती उसके पीछे पगडंडी पर दौड़ रही थी। उसके पीछे पीछे मुस्कुराता हुआ बासित था। परिंदा तो उसके हाथ में नहीं आया था, पर खेत के इख्तिताम पर उन दरख्तों का झुंड ज़रूर दरियाफ्त हुआ था। आम के ऊंचे ऊंचे पेड़ जो बूर से लदे खड़े थे, उनकी डालियों में छुपी कोयल ने अपना राग छेड़ा था। वो तजस्सुस से सर उठाए उस परिंदे को खोजती कोयल के साथ मिलकर चहकार रही थी। बासित ने अमरूद की टहनी से वो पका हुआ फल अलहदा किया, उसे कमीज से रगड़कर साफ किया और दोनों हाथों में दबाकर उस रसीले फल के 2 टुकड़े किए। अब वो मज़े से खाती आगे बने पानी के शफाफ खाले में पैर लटकाए पानी के छींटे उड़ा रही थी। खाले के किनारे कतार में खड़े गुलाबी फूलों से लदे आड़ू के पेड़ उसे दिलचस्पी से देख रहे थे। खाले के उस पार सब्जियों का खेत था। फिजा में हरी मिर्च की बास रची हुई थी। टमाटर के पौधे उजड़ चुके थे। प्याज और लहसुन के बूटों पर बीज पक चुका था। पुदीना सर उठा रहा था और धनिये पे बहारें रक्सा थी। छम 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 वो कुलकारियाँ मारती पानी के छींटे उड़ा रही थी। चलो वहाँ चलते हैं, बासित ने हाथ से इशारा किया। वो जल्दी से उठी थी। अब वो दोनों आगे पीछे उस तंग टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी से होते हुए उस रेत के टीले तक पहुँचे थे। वो बेरियों का बाग था। सुर्ख बेरों से लदे दरख्त, लंबे बेरों की पेड़ों के झुंड वो तोड़ तोड़ कर दामन में भरती जा रही थी। टीले के आसपास आलू का खेत था। दूर तक बेलें फैली हुई थी। उसके आखिरी किनारे पे शहतूत का बड़ा और घना दरख्त आबाद था, लाल और स्याह तूतों से लदा हुआ परिंदों की आमाजगाह। वो बहुत देर खड़ा उसे देखता रहा था। वो जो हर शय भुलाए, हर फिक्र से आज़ाद, पानी के खाले के किनारों पर उगे नीले पीले फूल चुन रही थी। उसका दामन अब उन सब रंगों से भर चुका था जो उसकी असल ज़िंदगी में नहीं थे। मुझे तुझसे एक ज़रूरी बात करनी है। उन्हें गांव आए 8 दिन हो चुके थे। 4 दिन बाद उन्हें वापस लौट जाना था। शाम को खाने के बाद वो और उमर चहलकदमी के लिए निकलने वाले थे जब अम्मा ने उससे कहा था। वो हैरानी से उन्हें देख कर रह गया था। उनका लहजा किसी और ही अंदाज का था। जी, वो उनके सामने था। उन्होंने उसे बगौर देखा था। तुझे पता है बासित, तेरे ताए ने हमेशा तुझे अपने सगे पुत्रों से बढ़कर चाहा है।
उन पर हमेशा तुझे फोकियत दी है। ईद शबरात पे पहले तेरे कपड़े जूते पूरे किए, हर फल मेवा पहले तुझे पहुंचाया है। वो अपने बच्चों से ज़्यादा तेरा सगा बाप रहा है बासित। मैं जानता हूँ अम्मा, उसे उनकी किसी बात पर शक नहीं था, उनकी हर बात दुरुस्त थी। तू और मैं उनके एहसान नहीं उतार सकते। एक बेवा औरत और एक यतीम बच्चा, उन्होंने वो फ़र्ज़ भी अदा किए हैं पुत्र जो उनके नहीं थे। उन्होंने वो किया जो करने का कोई सोच भी नहीं सकता। अपनी औलाद का हक दूसरों को देना। वो ज़रा रुकी थी, वो अब तकलीफ़ में है, उन्हें मदद चाहिए बासित पुत्र, और वो हम कर सकते हैं, वो तू कर सकता है। वो नासमझी से उन्हें देख रहा था। उन्होंने बड़े रसान से उसके हाथ पकड़े थे, तू नूरी से शादी कर ले। वो दोनों उस रात वॉक के लिए निकले तो बासित चुप था। उमर उसकी खामोशी भांप गया था। क्या हुआ? सारिया याद आ रही है? उसने शरारत से उसे देखा था। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी ही बात है, वो फौरन बोला था। तेरी अम्मा इतनी स्वीट हैं, तू कहे तो मैं तेरे रिश्ते की बात चलाऊं। वैसे तो मैं प्रोफेशनल वचोला नहीं हूँ, लेकिन मैं ये काम कर सकता हूँ, बस कुछ फीस लगेगी। वो चुप ही रहा था। उमर ने हैरानी से उसे देखा और संजीदा हुआ। बासित यार क्या हुआ? वो अभी भी चुप रहा था। तू परेशान है ना? सब ठीक तो है? उसने होले से नफ़ी में सर हिला दिया। गोरकन ने अब्बास को बगौर देखा था। ये पिंड बहुत छोटा सा है काके, यहाँ कोई बात छुपी नहीं रहती। मैंने सुना है तेरे और उस वडेरे आदिल के बारे में, और तेरे उसकी जनानी के साथ चक्कर के बारे में भी। वो ज़रा रुका। उसी बच्चे की वजह से तलाक दी थी ना आदिल ने अपनी घरवाली को। अब्बास ने नागवारी से उसे देखा था। तुझे इस सब से क्या लेना देना चाचा? तुझसे बस मैंने ये पूछा है कि उस बच्चे की कब्र बता दे मुझे। क्यों? वो इल्ज़ाम अगर सच्चा है तो मैं उसका बाप हुआ ना। वो हंसा। तू उसका प्यो हो ही नहीं सकता कि तुझे उसकी कब्र भी नहीं पता। अब्बास चुप रह गया। क्यों? सही कह रहा हूँ ना मैं। अब्बास ने जेब में हाथ डाला और फिर उस बंद मुट्ठी में से ही उस गोरगन को पकड़ा दिया। चाचा आम खाओ, पेड़ गिनने बैठोगे तो भूखे रह जाओगे। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। कुछ देर बाद वो गोरकन के पीछे चलता उन कब्रों के दरमियान से गुजरता मतलूबा कब्र तक जा पहुंचा। वो बहुत देर से बैठा उसे ही देख रहा था। अभी सुबह ही सुबह उसे दौरा पड़ा था। वो चीख चीख कर बेहाल हो गई थी। वो अपनी माँ को भी लहूलुहान कर चुकी थी। भाई ने बीच बचाव किया तो उसकी उंगलियां भी चबा डाली थी। अभी कल वो खुद ताया जी के साथ उसका मुआयना करवा के आया था। डॉक्टर्स उसकी हालत से मुतमईन नहीं थे। वो बेहतर होना ही नहीं चाहती जेंटलमैन। वो हाथ पांव छोड़ चुकी है। अगर ऐसा ही रहा तो वो हमेशा के लिए ज़हनी तौर पर मफलूज होकर रह जाएगी। वो बेबसी से उसे देख रहा था। तुम क्यों ज़िंदगी से इतनी खफा हो गई हो मानूर? क्यों? ऐसा भी क्या? एक दुनिया है जो इल्ज़ाम सहती है, एक दुनिया है जो बच्चों की जुदाई सहती है। तुम कोई अनोखी तो नहीं हो। फिर क्यों? उसने बहुत देर तक सोचा था। वो यहाँ रहेगी तो बदतर होती जाएगी। उसके कानों में अम्मा की बातों की बाज गश्त हुई थी। यहाँ उसकी यादें हैं, वो सब तकलीफ दे लम्हे हैं। हम सब उसका भयानक माजी हैं। वो यहाँ ठीक नहीं होगी बासित। ये तो उसे डॉक्टरों ने भी कहा था कि उसका माहौल बदलना ज़रूरी है। ये उसकी सेहत के लिए अच्छा साबित होगा। एक नया माहौल, नया इलाका, नए लोग, नए चेहरे, नई सोचें और नई यादें। मैं तुझ पे अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करूँगी पुत्र। ये मेरा फैसला भी नहीं है, वो तू करेगा। तेरी मर्जी चलेगी। ये तो बस एक मशवरा है। वो लंबा सांस भर के रह गया था। वो उसके सामने चारपाई पर बैठी मुसलसल कुछ बुड़बुड़ा रही थी। उमर उस दिन नाश्ते के बाद चाय का कप लिए बाहर निकला तो अम्मा वो कपड़े लिए चारपाई पे बैठी थी। वो उनके पास आ बैठा। आजा पुत्र, आ देख, उन्होंने मुस्कुराकर खुश दिली से कहा और वहीं उसके लिए जगह बनाई थी। बासित बहुत छोटा सा था, तब से उसकी दुल्हन के लिए जोड़ रही हूँ। हर ईद पे उसकी वोटी के लिए कपड़ा जेवर लेकर रख लेती थी। ये देख कितना सोना है। वो उसे दिखाने लगी। नूरी पे बड़ा सोना लगेगा ये रंग। उसने चौंक कर उन्हें देखा। वो अपनी कहे जा रही थी, निकाह तो सादगी से होगा, पर मैं वलीमा पूरे पिंड का करूँगी। मेरे इकलौते पुत्र की खुशी है, आखिर मेरे भी तो कोई अरमान है। बासित की शादी? उन्होंने अचंभे से उसे देखा था। ले, तुझे नहीं पता? उसने नफ़ी में सर हिला दिया। और तूने हाँ कर दी? उमर की आंखें उबल पड़ी थी और आवाज़ सदमे से फट रही थी। बासित ने सर झुका लिया था। मेरे पास और ऑप्शन था ही क्या? वो उसे देख कर रह गया। तू ऐसे, मेरा मतलब है।
उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो उसे क्या कहे। वो भी सर पकड़ के उसके साथ ही बैठ गया। उन्होंने हमेशा मुझे सब कुछ दिया है उमर, कभी मुझसे मांगा नहीं है, हमेशा सिले की परवाह किए बगैर। अब भी उनकी ख्वाहिश, उनकी मजबूरी उनके अंदर ही कहीं चिल्लाती रहती है, पर वो उसकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंचने देते। वो मुझसे कभी भी नहीं कहेंगे, वो होले से धीमे लहजे में बोला था। ये शायद वो फ़र्ज़ है जो मुझ पे फ़र्ज़ नहीं, लेकिन मैंने अदा नहीं किया तो गुनाहगार हो जाऊंगा। उमर उसे देख कर रह गया था। जालियों से छन छन कर आती धूप उसके चेहरे पे पड़ रही थी, और सारिया, उसका क्या, वो खामोश हो गया था। सियाह आसमान जैसे किसी मुसव्विर का कैनवस था जिस पर आतिशबाजी ने नक्शो निगार बनाकर सजा दिया था। आसमान पे दूर तक रोशनियां फूल बूटों की सूरत में फैल गईं और उसके हुस्न को दोबाला कर गई। मोहतरम बासित वल्द नज़र हुसैन, क्या आपको महानूर वल्द मंजर हुसैन के साथ निकाह बाइवज 5 तोले सोना कबूल है? महानूर को उसने देखा। वो सफ़ेद दुपट्टे को सर पर डाले जिसमें सुर्ख फूल बने थे, मुस्कुराती हुई हाथ में पहने गजरों से खेल रही थी। कबूल है। जहन के पर्दों पर वो मंजर उभरा था, वो पार्टी की शाम, सारिया, वो चेहरा, वो मुस्कुराहट, वो नज़रें, वो अदा। मौलाना साहब जाब दोबारा दोहरा रहे थे, कबूल है। मंजर बदला, वो रिंग में पड़ा था, खून, बंद होती आंखें, तकलीफ, दूर वो रोती हुई आंखें। क्या आपको कबूल है? उसने लंबी सांस भरी थी। मैं तुम्हारे लिए लौट कर आऊँगा सारिया। कबूल है। उसे उसकी भीगी नज़रें याद आई थी और अपना वादा, तुम मेरी बहिश्त हो, तुम मेरे लिए खैर हो, तुमसे मोहब्बत मेरे लिए नेकी है। महानूर माँ से पूछ रही थी, मुर्तज़ा सोया हुआ है ना? सब शोर ना करें, वो उठ जाएगा, मेरे पुत्र की बड़ी कच्ची नींद है। होले, अब दुआ हो रही थी। उसने हाथ उठाते ही सबसे पहली दुआ जो मांगी थी वो अपने पहलू में बैठी उस लड़की के लिए। कामिल सेहत थी। वो रात किसी गुनाहगार के आमाल जैसी थी, बेतहाशा, स्याह और डरावनी। सारा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। वक्फे वक्फे से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आती थीं। अब्बास दबे पांव चलता कब्रिस्तान की दीवार तक आया था। पहले उसने अपने हाथ में मौजूद सामान का थैला अंदर फेंका और फिर वो छोटी सी 4 दीवारी फलांग कर अंदर कूद गया। उसने उठकर कपड़े झाड़े और पॉकेट में से टॉर्च निकालकर ऑन की थी। अंधेरे उस रोशनी की लहर से हारने लगे थे। अब वो थैला उठाए टॉर्च से रास्ता रोशन करता हुआ जा रहा था। उसकी मंजिल वो कब्र थी जो कल वो गोरकन ने उसको दिखाई थी। कब्र के पास पहुंचकर उसने टॉर्च एहतियात से रखी और थैले में से कुदाल निकाली। सन्नाटे में कुदाल के जमीन से टकराने की आवाज़ दूर तक गूंज रही थी। वो अपने काम में लगा हुआ था। दूर खेतों से गीदड़ों की आवाज़ें आती सुनाई दे रही थीं। कभी कहीं बिल्लियों की गुर्राहट खामोशी के बकिए उधेड़ देती। वो मुसलसल उस कब्र की मट्टी हटाने में लगा था, यहाँ तक कि कुदाल किसी सख्त चीज़ से टकराई। वो ताबूत था। उसने जल्दी से कुदाल रखी और आगे बढ़कर वो ताबूत खींचा। वो उसे निकाल कर वहीं कब्र के पास रख चुका था। अब उसने पास रखी टॉर्च उठाई और ताबूत को खोलकर अंदर रोशनी डाली थी। सफ़ेद कफन की चादरों में लिपटा वो कपड़े का पुतला था। वो उसे हाथ में पकड़े बहुत देर तक ज़मीन पर बैठा रहा था। आदिल, ये क्या खेल खेला है तुमने? एक गोद उजाड़ दी, कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। क्यों? रात किसी राज के जैसी थी, स्याह पर्दों में छुपी हुई। दूर एक बार फिर से जानवरों के रोने की आवाज़ सुनाई दी थी। अपने फ्लैट के सामने पहुंचकर अब्बास ने बैग फर्श पर रखा और लॉक में चाबी घुमाई थी। दरवाज़ा चरर की आवाज़ से खुलता चला गया और नागवार बंद घर की बू उसकी नाक से टकराई थी। दरवाजे पर मकड़ियाँ जाले बुन चुकी थीं। वो जाले हटाता अंदर आया। सारा फ्लैट अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने बटन ऑन किया, लाइट रोशन नहीं हुई थी। उसने फ़ोन निकाला और उसकी फ्लैश लाइट ऑन की। फर्श पर मिट्टी की तहें जम चुकी थीं। दाखिली दरवाजे के पास बिल्स, नोटिस और अखबार का ढेर था। उसने पिछले 4 माह से बिल नहीं भरे थे। बिजली कट चुकी थी और वो नोटिस। उसने वो पैकेट खोला और रोशनी में देखने लगा। उसे जॉब से निकाल दिया गया था। हमें अपनी कंपनी के लिए किसी मेहनती और वक्त के पाबंद इंसान की ज़रूरत है मिस्टर अब्बास। आप हफ्तों बताए बगैर ऑफिस से गायब रहते हैं। हमारी कंपनी के लिए आपका ये रवैया नुकसानदेह है। वो खामोश खड़ा रह गया। वो जैसे किसी खंडर के दरमियान में खड़ा था। गुजर जाने वाले वक्त में तो हर शय पसे पुश डालकर वो सिर्फ अपनी ज़ात पर लगे दागों को धोने की फ़िक्र में था।
हर चीज़ भुलाए वो बस उसी में लगा हुआ था कि कैसे खुद को बेगुनाह साबित कर सकता है। इसके सिवा उसने हर शय त्याग रखी थी। सामान के बैग को ट्रेन के फर्श पर उछाल कर वो खुद भी ऊपर चढ़ा था। महानूर को ताया अब्बू प्यार से साथ लगाए हुए थे। मैं आऊँगा धीरानी, मैं बहुत जल्द तुझे मिलने आऊँगा। ट्रेन चल पड़ी थी। उसने हाथ बढ़ाकर उसे ऊपर खींचा था। वो सफ़र एक बार फिर से शुरू हो चुका था, लेकिन मुखालिफ समत में। अभी कुछ दिन पहले जब वो गांव जा रहा तो उसके वहम और गुमान में भी नहीं था कि वो कैसे और क्या होकर वापस आएगा। शहर में एजाज भाई के एक दोस्त के तवस्सुत से एक छोटा सा घर मिल गया था। 2 कमरे, छोटा सा किचन, बरामदा और नन्हा सा सहन। अम्मा और चाची उनके साथ ही आई थी। सफाई सुथराई और सामान वगैरह सेट किया था। ज़रूरत की हर शय से घर भर कर वो वापस चली गई थी। उसने अम्मा को बहुत रोका पर वो नहीं रुकी थी। तू जल्दी जल्दी पढ़ाई पूरी करके अपना घर बना, नौकरी पे लग जा, फिर रहूँगी तेरे साथ। उनका जी भी तो मियाँ के घर पर ही लगता था। दिन में नूरी की देखभाल के लिए मुलाजमा थी। वो कपड़े बर्तन सब देखती थी और बासित के बाद घर पर नूरी का ध्यान भी उसके ज़िम्मे था। यूनिवर्सिटी के बाद वो आता तो वो छुट्टी करके चली जाती थी। उमर हॉस्टल में ही रहता था। सारिया से मिला ज़रूर था, लेकिन महानूर की बाबत उसने कोई भी बात नहीं बताई थी उसे। इसी सब में 1 माह गुजर गया। वो बदल सा गया है फ़ाइज़ा। सारिया अपनी दोस्त के घर पर मौजूद थी। उस वक्त वो दोनों ड्राइंग रूम में बैठी थी। मेज़ चाय के लवाजमात से सजी हुई थी। सारिया की बात पर उसने चौंक कर उसे देखा था। बदल गया मतलब? वो उलझी हुई सी दिखाई दी। मतलब वो जब से गांव से आया है तो एक अलग तरह से बर्ताव कर रहा है। यूनिवर्सिटी में भी चुप चुप ही रहता है, फिर अपने घर जाने की उसे जल्दी होती है। वो उमर के साथ हॉस्टल भी नहीं रहता अब। वो ज़रा रुकी थी। हमारे दरमियान कुछ फासला आ गया है। हमारी बात भी बराए नाम होती है। पहले तो हम घंटों बातें किया करते थे, अब तो जैसे वो बहुत मसरूफ़ हो गया है। 2-3 मिनट बाद ही फ़ोन बंद कर देता है, ये कह कर के दोबारा करता हूँ, और मैं उस दोबारा की आस में घंटों गुजार दिया करती हूँ। फ़ाइज़ा ने रसान से उसे देखा। सारिया, हम सब जानते हैं कि उसने तुम्हारे लिए कितना सहा है। हो सकता है ये सब तुम्हारा वहम हो। वो कंधे उचका कर रह गई। तुम मुझसे बात करो, पूछो कि कोई मसला है क्या। वो होले से हंसी। ये बात करना ही तो सबसे बड़ा मसला है।